गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि तुम नीचे गिरोगे, तुम्हें कोई उठाने नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम नीचे गिरोगे, तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर तुम नीचे गिरोगे तो अगर तुम जरा सा भी उड़ने की कोशिश करोगे, अगर तुम जरा सा भी उड़ोगे तो तुम्हें गिराने की 1000 कोशिशें की जाएगी कि ये अपनी स्थिति से उबर क्यों गया, इसने अच्छी तरह से जीना शुरू क्यों कर दिया। तो 1000 लोग गिराने के लिए आएंगे, 1000 लोग पीछे खींचने के लिए आएंगे। इतनी सी गलती करके देखो, आप 1000 सलाह देने वाले आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब तक आप गिरे हुए हो, जब तक आप उस स्थिति में हो, बेकार स्थिति में हो, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जरा सा आगे बढ़ना शुरू करते हो तो 1000 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल साफ शब्दों में यही कहना है कि 1000 दुश्मन पैदा हो जाते हैं, जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, जो आप में कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी की नहीं सुननी, किसी के बारे में नहीं सोचना, हमेशा अपना एक लक्ष्य बनाकर रखना है और उस पर कदम और कदम बढ़ाते हुए चलते रहना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमें इस टाइम तक इसे प्राप्त करना ही है। तो आप उसी तरह से अपनी तैयारी कीजिए, उसी तरह से अपने आप को तैयार कीजिए। कहते हैं ना कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाती हुई आए। ठीक है, जब सफलता शोर मचाती हुई आएगी फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। कौन सा चैप्टर शुरू होगा? आज हमारा होगा श्वसन तंत्र। कौन सा चैप्टर होगा? श्वसन तंत्र हमारा शुरू होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। श्वसन तंत्र। ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अच्छे से अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले चैप्टर का नाम डालेंगे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे कि श्वसन होता क्या है। क्या है श्वसन? अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मल लैंग्वेज में कि क्या होता है श्वसन, तो आप बोलेंगे कि श्वास लेना, इनहेल, और श्वास छोड़ना, ये होता है श्वसन। यानी O2 लेना, ऑक्सीजन लेना और CO2 बाहर छोड़ना। ठीक है, तो आप यही बोलेंगे ना कि CO2 बाहर छोड़ना और ऑक्सीजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? श्वसन की क्रिया कहलाती है। अब ये तो सही बात है, श्वसन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मनुष्य को जीने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? भोजन की, पानी की और हवा की। इन तीनों के बिना व्यक्ति या मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। भोजन के बिना भी कुछ दिन जीवित रह सकता है, पानी के बिना भी कुछ दिन जीवित रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना, वायु के बिना वो कुछ ही मिनटों में उसके प्राण निकल जाते हैं, वो जीवित नहीं रह सकता। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? वायु, यानी जो हमारे वायुमंडल में वायु है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें जीने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि श्वसन क्रिया क्या होती है। जैसे आप सभी को पता है इनहेल एक्सहेल। तो जो श्वसन की क्रिया होती है वो कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। सबसे पहले लिखेंगे कि श्वसन की क्रिया कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। कैसे? प्रश्वसन और निश्वसन। ठीक है, यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, तो जो प्रश्वसन और निश्वसन है वो आप अच्छे से जानते ही है कि क्या होता है। आप मेरे साथ साथ ही इन्हें नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे। ठीक है,
ठीक है ना। तो कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट डाउन करते हुए चलिए। तो जो प्रश्वसन की क्रिया है, प्रश्वसन को अंत्यश्वसन भी बोलते हैं और निश्वसन को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक्सपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन, ठीक है। और प्रश्वसन को हिंदी का दूसरा नाम क्या है? अंत्यश्वसन, अंत्यश्वसन। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनहेलाइजेशन भी बोलते हैं और इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। ठीक है। तो अब प्रश्वसन और निश्वसन क्या होता है ये देखेंगे। यानी वायु को अंदर खींचना यानी श्वास इनहेल करना क्या कहलाता है? वायु को अंदर खींचना से श्वास लेना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? श्वास लेना और श्वास छोड़ना। तो अंत्यश्वसन कहलाता है श्वास लेना, ऐसे। श्वास छोड़ना क्या कहलाता है? निश्वसन कहलाता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि श्वसन वायु को अंदर खींचने या श्वास लेने की क्रिया को अंत्यश्वसन कहते हैं। क्या लिखेंगे? वायु को अंदर खींचने या श्वास लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? लेने की क्रिया अंत्यश्वसन कहलाती है, यानी प्रश्वसन कहलाती है। अंत्यश्वसन यानी श्वास लेना, अंत्यश्वसन कहलाती है। और प्रश्वसन निश्वसन इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया और शुद्ध वायु को क्या करने की? बाहर निकालने की। अब जब हम शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं तो शुद्ध वायु क्या होती है? O2 होती है, यानी ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन। और अशुद्ध वायु क्या होती है जो हम बाहर निकालते हैं? वो क्या होती है? CO2 होती है। आप सभी को पता है CO2 होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर निश्वसन की हमें डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? अशुद्ध वायु यानी CO2 को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? निकालने की क्रिया निश्वसन कहलाती है। निश्वसन यानी एक्सपायरेशन कहलाती है। निश्वसन कहलाती है। बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्वास की क्रिया कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। कैसे होती है? श्वास लेना और श्वास छोड़ना। नॉर्मल भाषा में क्या बोलेंगे? श्वास लेना और श्वास छोड़ना, अंत्यश्वसन और निश्वसन, ठीक है। अंत्यश्वसन यानी O2 ऑक्सीजन ग्रहण करना और निश्वसन यानी CO2 बाहर निकालना। तो ये क्या कहलाती है? श्वसन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? चलिए, इसके बाद ये तो हो जाती है श्वसन की क्रिया। इसके बाद जो श्वसन की क्रिया है वो 2 भागों में विभाजित होती है। यानी जो श्वसन है वो किस तरह से, यानी एक होता है अंत्यश्वसन, मैंने आपको बताया ही, एक होता है निश्वसन। इसे बाह्य श्वसन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाह्य श्वसन भी और आंतरिक श्वसन। यानी हमारे शरीर में जो श्वसन है वो 2 स्तरों पर होता है।
कैसे होता है, हमारे शरीर में जो श्वसन की इनहेल एक्सहेल की जो प्रक्रिया है वो दो स्तरों पर होती है। एक होती है बाह्य स्तर पर, एक होती है आंतरिक स्तर पर। लिखेंगे बाह्य स्तर, बाह्य स्तर, और एक होती है आंतरिक स्तर। ठीक है, आंतरिक स्तर। यानी जो बाह्य स्तर है वो किस प्रकार से क्रिया होती है, जो आंतरिक स्तर है उसमें किस प्रकार से क्रिया होती है। तो जो बाह्य स्तर है उसमें क्या होगा, वायु का नासिका द्वारा फेफड़ों में भीतर प्रवेश करना। क्या होता है, बाह्य श्वसन के अंतर्गत क्या आएगा, वायु का नासिका द्वारा, नासिका यानी नाक, नासिका द्वारा फेफड़ों में प्रवेश करना, फेफड़ों में यानी लंग्स में, लंग्स में प्रवेश करना। इसे बाद में लिखेंगे, पहले इसे ही पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। लंग्स में प्रवेश करना। ठीक है, किसके द्वारा, नाक के द्वारा। बाह्य स्तर क्या होता है, नाक के द्वारा, नासिका के द्वारा क्या करना, श्वास को अंदर लेना और क्या करना, रक्त कोशिकाओं में O2 का मिलना। यानी हमारी जो ब्लड सेल्स है और ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स में O2 का मिलना यानी ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन का मिलना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी किसके द्वारा, नाक के द्वारा वायु का प्रवेश करना। कहाँ पर, हमारे लंग्स में और हमारी सेल्स, ब्लड सेल्स में, हमारी रक्त कोशिकाओं में O2 पहुंचाना यानी ऑक्सीजन पहुंचाना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। ठीक है, और क्या करना, CO2 को बाहर निकालना। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, CO2 को बाहर निकालना, बाहर निकालना। यानी O2 को क्या करना, अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, फेफड़ों में अंदर लेना और ब्लड सेल्स तक पहुंचाना, रक्त कोशिकाओं तक पहुंचाना और फिर अशुद्ध वायु को यानी CO2 को बाहर निकालना। ये क्रिया क्या कहलाती है, बाह्य श्वसन कहलाती है। ठीक है, अगर दूसरा बात करूं मैं अंत्य श्वसन की, कि आंतरिक श्वसन क्या होता है, तो उसे भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन क्या होता है, आंतरिक यानी इंटरनल, आंतरिक श्वसन। ठीक है, चलिए आंतरिक श्वसन क्या होता है, जैसे बाह्य श्वसन क्या था कि CO2 को बाहर निकालना और O2 को ग्रहण करना फेफड़ों में और ब्लड सेल्स में मिलाना। तो आंतरिक श्वसन क्या होता है, शरीर के समस्त कोशिकाओं और रक्त के बीच O2 और CO2 गैस का आदान प्रदान करना। यानी वो क्या था, कौन सी कोशिकाओं के बीच में था, वो ब्लड सेल्स के यानी हमारी रक्त कोशिकाओं के बीच में था। क्या था, बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन किसके अंतर्गत था, हमारी रक्त कोशिकाओं के अंतर्गत। ठीक है, और जो आंतरिक श्वसन है वो किसके अंतर्गत है, उसमें उसके बीच क्या होता है, आंतरिक श्वसन में CO2 और O2 का आदान प्रदान करना। क्या करना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आंतरिक श्वसन। क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसे मेरे साथ साथ ही। क्या लिखेंगे इसमें कि समस्त शरीर के समस्त रक्त, शरीर
की समस्त कोशिकाओं और रक्त के बीच, क्या लिखेंगे, शरीर की समस्त कोशिकाओं और रक्त के बीच CO2 और O2 का आदान प्रदान क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो यानी ये जो क्रिया है आंतरिक श्वसन, इसमें हम लिखेंगे यह क्रिया किसके बीच होती है, रक्त कोशिकाओं और टिश्यूज के बीच होती है, यानी ऊतकों के बीच होती है। यह क्रिया रक्त कोशिकाओं एवं ऊतकों के बीच होती है। किसके बीच, टिश्यू के बीच, ऊतकों के बीच होती है। उसमें बाह्य श्वसन में क्या था कि फेफड़ों के अंदर वायु जा रही थी और वो अशुद्ध वायु को बाहर निकालने का काम कर रहे थे। अब इसमें क्या है, ये जो क्रिया होती है किसके, वो रक्त कोशिकाओं के अंदर जा रही थी, ब्लड सेल्स के अंदर। ये रक्त कोशिकाओं और टिश्यू के बीच होती है, यानी ऊतकों के बीच होती है। ठीक है, इसलिए इसे ऊतक श्वसन भी कहते हैं। अंत्य श्वसन को क्या बोलते हैं, ऊतक श्वसन भी बोलते हैं। इसे ऊतक श्वसन भी कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार, कि जो बाह्य श्वसन है वो क्या है, उसकी जो क्रिया होती है वह कोशिकाओं और वायु कोशों के बीच होती है। ठीक है, क्या होती है, कोशिकाओं और वायु कोशों के बीच होती है, यानी लंग्स के बीच होती है। उसे फुफ्फुसीय श्वसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस यानी लंग्स, फुफ्फुसीय श्वसन भी बोलते हैं। और ये जो आंतरिक श्वसन की क्रिया है ये किसके बीच होती है, ये रक्त कोशिकाओं और टिश्यूज के बीच होती है। इसे ऊतक श्वसन भी बोलते हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। चल, अब ये तो हो जाता है श्वसन। अब ये देखेंगे कि जो श्वसन की क्रिया है वो श्वसन पथ क्या होते हैं, यानी किस तरह से श्वसन मार्ग से होते हुए कहाँ से शुरू होती है श्वसन की क्रिया और कैसे वो होते हुए जाती है। ठीक है, यानी श्वसन की जो क्रिया है वो कौन कौन से मार्ग से होती है, श्वसन पथ कौन से है, यानी रेस्पिरेटरी क्या ट्रैक्ट क्या है, कि कहाँ से शुरुआत होती है, नाक से, ग्रेसनी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले इनके नाम लिख लेंगे कि श्वसन पथ क्या होते हैं, श्वसन मार्ग क्या होते हैं, यानी श्वसन की क्रिया जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है और किस तरह से हमारे पूरे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे श्वसन पथ। क्या लिखेंगे, श्वसन पथ। ठीक है, यानी जो श्वास लेने के मार्ग है वो कौन कौन से है, कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, तो एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलेंगे। श्वसन पथ लिखेंगे यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ठीक है, चलिए तो एक एक सबसे पहले श्वास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, हमारी नासिका से। कहाँ से होती है, फिर इन्हें हम एक एक चीज को डिफाइन करते हुए चलेंगे। कहाँ से शुरू होती है, नाक से, यानी नासिका से शुरू होती है। ठीक है, दूसरा मार्ग का क्या होता है, दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं ग्रेसनी। क्या बोलते हैं, श्वास कहाँ पर जाता है, फिर नासिका से लेने के बाद ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो श्वास की प्रक्रिया है वो तीसरे नंबर पे कहाँ पे जाती है, तो वो स्वर यंत्र में जाती है। हमारे स्वर यंत्र, स्वर यंत्र को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है,
इसके बाद चौथे नंबर पर श्वास की प्रक्रिया जो है वो लैरिंग्स के बाद कहाँ पे जाती है, हमारी श्वास प्रणाल में जाती है। कहाँ पे जाती है, श्वास प्रणाल। श्वास प्रणाल को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर किसका आता है, फेफड़ों का आता है। 5वें नंबर पे क्या आते हैं, लंग्स आते हैं, फेफड़े आते हैं। उसके बाद श्वास कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है, यानी फेफड़ों में जाती है। ठीक है। इसके बाद 6ठे नंबर पे क्या आती है, हमारी श्वसनी। श्वसनी में जाती है। श्वसनी को क्या बोलते हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से बता दूंगी कि श्वास की प्रक्रिया कैसे होती है। इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद कहाँ पे जाती है, श्वसनिकाओं में जाती है। 8 नंबर यहीं पे लिख लेते हैं। 8 नंबर श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं, क्या हो रहा है इधर, श्वसनिकाएं, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद कहाँ से शुरू हुई, नाक से, नासिका यानी फिर ग्रसनी, फिर स्वर यंत्र, फिर श्वास प्रणाल, फिर लंग्स यानी फेफड़े, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिकाएं, और फिर कहाँ पे जाती है, वायु कोश में जाती है। कहाँ पे, वायु कोश। वायु कोश को क्या बोलते हैं, एल्वेओली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वेओली। ठीक है। इसके बाद कहाँ पे जाती है, 10 नंबर पे आ जाती है हमारी डायफ्राम। कहाँ पे जाती है, डायफ्राम में। ठीक है, डायफ्राम। और इसके बाद सबसे लास्ट में जाती है हमारी परसुक पेशियां। परसुक पेशियां, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है। तो एक बार इन्हें फिर से देख लेते हैं कि जो श्वास की प्रक्रिया है, जो श्वसन पथ है, जो श्वसन मार्ग है, वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे। यानी जो श्वसन पथ है हमारे, वो श्वसन की जो क्रिया है वो कहाँ से शुरू होगी, नाक से शुरू होगी। उसके बाद कहाँ पे जाएगी, ये ग्रसनी में जाएगी, फेरिंग्स में जाएगी। उसके बाद स्वर यंत्र में, लैरिंग्स में जाएगी। उसके बाद श्वास प्रणाल में यानी ट्रैकिया में जाएगी। जब मैं आपको चित्र बनाकर बताऊंगी कि कहाँ पे श्वास प्रणाल है, कहाँ पे ब्रोंकियोल्स है, कहाँ पे ब्रोंकाई है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है। उसके बाद श्वसनी यानी ब्रोंकाई में जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पे जाती है, श्वसनिकाओं में यानी ब्रोंकियोल्स में जाती है। उसके बाद वायु कोशों में जाती है। उसके बाद कहाँ पे जाती है, डायफ्राम में जाती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि डायफ्राम से क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। इसके बाद लास्ट में हमारे इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर जाती है। श्वास की जो प्रक्रिया है वो इस तरह से संपूर्ण होती है। अब हमें किस तरह से पढ़ना है श्वसन तंत्र को, ये जो सारा सिस्टम होता है, ये जो सारी क्रिया होती है, जब ये सब एक जगह मिलकर पूर्ण रूप से उस क्रिया को करती है तो उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, उसे श्वसन तंत्र बोलते हैं। जब ये एक सिस्टम के अंदर, एक तंत्र के अंदर सारा कार्य हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो आपको पता चला कि श्वास की प्रक्रिया कैसे होती है। अब हमें एक एक करके पढ़ना है कि नासिका यानी नाक से प्रक्रिया कैसे होती है, वो कितने प्रकार की होती है, ग्रसनी से किस तरह से होती है, फेरिंग्स लैरिंग्स क्या होते हैं, हमें ये एक एक चीज डिफाइन करते हुए चलना है। ठीक है। लेकिन इसे हम क्या करेंगे, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे नाक से यानी नासिका से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते।
तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक। आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आप यूज करते हैं, तो 5 मिनट का समय निकालकर, ज़्यादा समय तो नहीं बोल रहे ना हम, 5 मिनट का समय निकालिए। 5 मिनट में आप जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं कीजिए, उसके बाद अपने फ़ोन को बंद कर दीजिए, आपको जो करना है वो कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल शुरू करेंगे एक एक को डिफाइन करना, एक एक को अच्छे से पढ़ना। चित्र के माध्यम से जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से श्वास की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नोट डाउन कर लेंगे इन्हें आप लोग। धन्यवाद।